Welcome back to IS Talks, and today we have Lieutenant General KJ sir with us. And Lieutenant General KJ sir has been associated with us from past 5 years. And सर फॉर्मर आर्मी कमांडर है एंड आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से निकल के आर्मी ज्वाइन की और कैसे एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके आर्मी कमांडर तक बने. सो हम उनकी पूरी जर्नी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. But sir, first of all, sir, welcome to IS Talks. Vivek, good evening. Get set for this talk. The first thought in our mind comes is आज वो दिन है कि 21 राष्ट्रीय राइफल्स में हमारे सर एक बहुत बहादुर दस्ते ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया और सर वहां पर एक बच्चा जिसको कि अपहरण कर लिया गया था, जिनको कि बंधक बना लिया गया था, उनको बचाने की कार्रवाई में आशुतोष, मेजर अनुज सूद, उनके साथ 2 जवान थे और एक एसआई थे. एक तो ऐसी यूनिट था जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ नौकरी की है, 3 गार्ड्स. सर और ये सारी यूनिट सर को 21 राष्ट्रीय राइफल के नाम से जाना जाता है. जिस अच्छा इलाके में ये कार्रवाई कर रहे थे उस इलाके को राजवार के नाम से पुकारते हैं और पाकिस्तान के नक्शों में उसको लिबरेटेड की तरह दिखाया जाता है. वहां पर सर आतंकवादियों की संख्या या उनका दबदबा इतना ज्यादा है क्योंकि वहां जंगल है, पहाड़ियां हैं और टेरेन कुछ ऐसी है और वहां पर सर आतंकवादियों की संख्या भी, नफरी भी ज्यादा रही है. तो ऐसी सर जगह में सीओ खुद लीड कर रहे हैं फ्रंट से, साथ में उनके कंपनी कमांडर हैं और उन्होंने मिलकर ये शहादत दी है. थोड़ी देर के लिए लग सकता है, हमारे मन में विचार भी आ सकता है कि इतनी बड़ी कुर्बानी, 5 जाबाज हमने खो दिए, 4 फौज के और 1 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का. लेकिन एक ये भी चीज है कि एक संदेश है, हमारा देश चाहे उसको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, वो कश्मीर को ऐसे नहीं जाने देगा. कश्मीर हमारा एक अटूट अभिन्न अंग है. हम उसकी जी सर सिक्योरिटी को हमेशा, बिल्कुल ये एक सर मैसेज भी है और इसे हम सीखेंगे. सीख कर हम इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए और सक्षम होकर उभरेंगे. तो बिल्कुल उनको सर श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि जो ब्रिगेडियर सूद हैं, उनके पिताजी मेजर सूद जी को, सर वो हमारे साथ ही रहते हैं अमरावती में, अमरावती एनक्लेव में. मेरी आज उनसे बातचीत भी हुई. मैंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पंजाब को भी बताया, उन्होंने भी अपनी संवेदना प्रकट की और वो भी कल वहां पे रीत भेज रहे हैं. तो वो तो हमारे पड़ोसी का ही बच्चा गया है, तो हमें तो पर्सनल लॉस की तरह लगता है. बिल्कुल सर बिल्कुल. सर ये अनुज सूद सर के अभी जस्ट मैरिज हुई थी 3 months बैक. एंड आपकी सर्विस में आपने कितनी सारी ऐसी शहादतें देखी होगी. इस कंडीशन में फैमिली की क्या कंडीशन रहती है, किस तरीके से क्या सिचुएशन एक्चुअली होती है. आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड सर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना सैड एक फेज है हमारे लिए. देखिए, फैमिली की तो जो लॉस होता है वो तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता, चाहे आप कितनी रिस्पेक्ट दे दो, चाहे कितना उसको फाइनेंशियल वो कर दो. विवेक, आप कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, वो आई गेस द वीडियो इज अ लिटिल स्लो. ओके. तो ऐसा है कि चाहे कितना भी कर लिया जाए तो भी वो कमी तो पूरी नहीं की जा सकती. लेकिन हमारी फौज ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जो लेडीज हैं, जो उनकी वीर नारी हैं, उनको, वीरांगनाएं हैं, उनको हम फौज में ले रहे हैं और उनको लेने की कार्रवाई बहुत सिंपल है. अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो उसमें आ सकता है और बहुत सारी हमारी वीरांगनाओं ने हम फौज में आई हैं और ये एक बहुत बड़ी एक दृढ़ संकल्प, एक निश्चय, एक फौज की तरफ प्रति कमिटमेंट इसको जाहिर करता है.
तो मुझे भी उम्मीद है कि अगर मिसेस सूद चाहेंगे तो वो फौज के साथ जुड़ेंगी और फौज उनकी हर इस के लिए मदद करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर, जैसे हम लोग, आप हमारे गेस्ट हैं और हमारा एक फॉर्मेट है कि हम अ, आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ इंगेज करना चाहते हैं, एंड आवर व्यूअर्स हैज बीन वेरी काइंड कि हमें काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मेरे को अभी भी आ रहे हैं, बट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी सर। From a bureaucrat family, you came from a bureaucrat family, and then you joined army, and from a second lieutenant to you became army commander, lieutenant general, commanded the entire command of the one of the commands of Indian Army. So आपकी जर्नी कैसी रही है सर? देखिए, ऐसा है, मैं ब्यूरोक्रेट फैमिली तो आप कह रहे हैं, पर सर, मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो कि जिसका कोई भी मेंबर फौज में कभी नहीं था, और मैं भारत के एक विलेज से निकला। मैं 5वीं क्लास तक आई वाज स्टडिंग इन ए हिंदी मीडियम स्कूल, एंड व्हाट हैपेंड इज दैट 65 वॉर had just finished, and there was this जोश, जय जवान जय किसान। एक्चुअली 65 वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें इंडिया की पूरी पब्लिक जुड़ी हुई थी। 62 में ऐसा, 66 में मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया, और 1971 का वॉर हुआ तो उसके बाद मैंने एनडीए का एग्जाम लिखा और मैं एनडीए में चला गया। तो एक तो मैं 1966 से यूनिफॉर्म पहनता, और सिर्फ आर्मी की मेरी कमीशन सर्विस नहीं 40 ईयर की, बल्कि 6 से मैं फौज के साथ ही जुड़ गया। और रिटायर होने के बाद भी मुझे कुछ टाइम के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने वेटरन्स अफेयर्स के लिए एडवाइजर भी रखा। तो सर, फौज के साथ तो हम जुड़े हैं ही, और आर्मी की जो जर्नी है वो तो एक ऐसी जर्नी है जिसको डिस्क्राइब करना ही इतने छोटे से टाइम में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, मैं कहता हूँ मैं तो यार हिंदुस्तान से हूँ, क्योंकि मैंने सर, हिंदुस्तान के कोने कोने में नौकरी की है। नागालैंड, मणिपुर, गुजरात, साउथ, और फौज ने मुझे मौका दिया कि मैं यूनाइटेड नेशन में जा सका। मेरी इतनी एजुकेशन की, मुझे 2 सर, एमफिल की डिग्रियां दी, मेरे को सर, अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग करने का मौका मिला, मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ सका, और मुझे जो गांव से निकला हुआ एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का था, उसको इस शेप में ला दिया। तो फौज की तो जर्नी एक, उसके बारे में क्या कितना कहा जा सकता है, जितना कहो उतना ही कम है। सर, सर, हमें थोड़ा सा आप अपनी यूनिट के बारे में बताएंगे, एंड योर रिलेशनशिप विद योर स्पेशल टैंक, जो रिसेंटली आपने पोस्ट भी किया था, योर फर्स्ट लव। सो उसके बारे में एक वो रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑफिसर एंड अ टैंक एंड अ यूनिट। देखो विवेक, ऐसा है कि जब हम कमीशन होके आते हैं ना फौज में, तो हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे। आजकल तो सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक ही नहीं रही। तो हमारे सर, को टैंक का ड्राइवर बनाया जाता था, ड्राइवर एक सर, टैंक का चार्ज दे दिया जाता था। तो मेरे को ZX 1685 का चार्ज दे दिया गया। तो उसी के सर, अंदर वही मेरा ऑफिस था, वही मेरा सब कुछ, मैं उसी के साथ में ऑक्यूपाइड था। तो उसके साथ एक रिश्ता बन जाता है। मुझे अभी भी अपने ट्रुप के तीनों टैंक के नंबर याद है, 1685, 1742, 1502। हर एक अपनी तरह का टैंक था। 1502 तो हम कहते थे बदमाश टैंक है, अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से ऑफ हो जाता है। तो जब मैं रिटायर हुआ तो ये ख्याल आया कि मैं 1685 टैंक को ढूंढूं। मेरी रेजिमेंट से तो वो टैंक जा चुका था, T55 टैंक था। उसके बाद मेरी रेजिमेंट में T72 टैंक आ गए, तो वो टैंक सर्विस में था। तो मेरी रेजिमेंट के लोगों ने मिलजुल कर, वो मेरी रेजिमेंट खासा में थी और वो टैंक अमृतसर में था, तो उसको अमृतसर से ला के, और हमको सेरेमोनियली पुल आउट करते हैं गाड़ी में या किसी इस तरीके से, तो मुझे उन्होंने टैंक में पुल आउट किया। इससे बढ़िया प्रेजेंट और याददाश्त मुझको नहीं मिल सकती थी, तो मैं उसको कभी सर, नहीं भूल सकता। वेरी स्पेशल सर। एंड सर, ये तो मेरे ख्याल से एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा आपके लिए, खुद के लिए एक। एंड तभी वो पिक्चर आपके लिए बड़ी एक यादगार पिक्चर भी है। सर, सर, आपने अपनी सर्विस में कितने ऑपरेशंस किए हैं सर अभी तक? मतलब
I know that you have served in the extreme parts of the countries as well, sir. UN में भी आपने serve किया है, and मणिपुर, पंजाब and other parts में भी serve किया है, जहाँ पे terrorist counter insurgency काफी रही है, एंड एज ए लीडर आपने उधर अपना रोल निभाया है. सो आप क्या आपकी उधर से लर्निंग्स रही है, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की वहां पे, एंड वो रीजनल वाइज किस तरीके से आप उसको डिफर करते हैं अपनी लर्निंग्स को. देखो, यूनाइटेड नेशन के बारे में तो मैं बात करूंगा अलग से. हम अपनी सर. कंट्री में अगर ले लें तो इंसर्जेंसी को दो तीन पार्ट्स में देखा जा सकता है. मैंने पंजाब इंसर्जेंसी से डील किया, जो कि एक तरह की इंसर्जेंसी थी. उसमें उसकी सपोर्ट कम थी, पब्लिक उनके अगेंस्ट हो गई, पुलिस ने अच्छा रोल किया, और ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारी कंट्री में कि वो जल्दी से टैकल हो गई. मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है, नागालैंड, मणिपुर, असम में उल्फा का, अरुणाचल में, और मैंने जम्मू एंड कश्मीर का भी देखा है. तो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी एक अलग तरह की है, वहां की टेरेन भी अलग है, और इंसर्जेंसी में सिर्फ आपको ग्रुप देखना पड़ता है, सोशल प्रोफाइल देखनी पड़ती है. तो वहां की इंसर्जेंसी के अंदर वहां की जो सोसाइटी है वो इतनी जागरूक है, तो उन सब चीजों को आपको अकाउंट में लेना पड़ता है. वहां पर ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, तो एक अलग तरह का वो है. और जो मैंने थोड़ी सी इंसर्जेंसी बंगाल के उधर देखी, कामतापुर लिबरेशन और कूच बिहार इस इलाके में, और गोरखालैंड, वो एक अलग तरह की इंसर्जेंसी है. और जम्मू एंड कश्मीर में जो मैंने देखा वो और एक और ही अलग तरह की इंसर्जेंसी है. तो हर इंसर्जेंसी का अपना एक किरदार है, अपना एक वजूद है, एक अपनी खसूसियत है, उसको समझना पड़ता है. उसको एक वन साइज डज नॉट फिट ऑल. आप ये नहीं कर सकते कि मैंने पंजाब में डंडा चलाया तो मैं नॉर्थ ईस्ट में भी डंडा चलाऊंगा, नहीं चलेगा नहीं, वो ठीक नहीं है. और सर इसका जम्मू एंड कुछ कश्मीर में एग्जांपल दे ऐसे सकते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कर लो, नहीं होता है. तो ये हर एक इंसर्जेंसी के अपने अलग संदर्भ है और अपने अलग रेफरेंसेस है. सर इसमें आप थोड़ा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इंसर्जेंसीज बिल्कुल डिफरेंट है, बंगाल में अलग है, पंजाब में अलग है, जम्मू एंड कश्मीर में अलग है. तो आप थोड़ा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बंगाल में किस तरीके से आपने टैकल किया, जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से टैकल किया आपने. मेरे को आप मणिपुर में आपने सर्व किया है काफी साल, मणिपुर में किस तरीके से आपने टैकल किया. सो इस तरीके के इंसिडेंट मेरे ख्याल से एज अ यूथ हमें सीखने को काफी मिल सकता है कि किस तरीके से हम प्रेशर सिचुएशन में काम कर सकते हैं. एंड मोर ओवर वी हैव अ लॉट ऑफ सर्विंग ऑफिसर्स लिसनिंग टू इट एज वेल. शुरू करते हैं कि पंजाब पंजाब में सर. जब हमने इंसर्जेंसी से टैकल किया तो हमने वहां पर एक प्लान के तहत पुलिस को आगे लगाया, पुलिस को एम्पावर किया. और पुलिस, पंजाब पुलिस एक अच्छी पुलिस है, उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया. पंजाब की पब्लिक ने इंसर्जेंट्स को सपोर्ट नहीं किया. तो हमारे इंसिडेंट्स भी हुए. एक जीप में जा रहा था और मेरे ड्राइवर ने ही कार्बाइन फायर कर दी. हम लोगों ने एक नामवार जो खालिस्तानी टेररिस्ट होता था, गुरजंट राजस्थानी, उसको हमने पातड़ा के पास पूरा ऑपरेशन करके उसको वहां पर पकड़ा था. पकड़ा मतलब उसको न्यूट्रलाइज किया था कंप्लीटली. अब अगर हम नागालैंड मणिपुर को देखें तो नागालैंड अलग है, मणिपुर अलग है, और अरुणाचल उससे भी अलग है, और असम भी अलग है. तो जी सर. इसको देखते हुए वहां पर हमने जो देखा, वहां पर क्या है, वहां पर टरेन एक ऐसा चैलेंज देती है. जैसे मणिपुर में था, मैं अपने जीओसी के साथ था, हम निकले ही थे और एकदम एम्बुश हो गया, और फिर हमको वापस आना पड़ा और उससे हमको डील करना पड़ा, जो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था. और अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ आऊं तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि पहले आतंकवाद सिर्फ वैली में होता था. मेरे टाइम पर पाकिस्तान ने खुराफात की
कि उसको जम्मू, कठुआ और सांबा और गुरदासपुर, दीनापुर तक फैलाने की कोशिश की, वो नीचे तक लाए। और उसके अंदर हमको एक, पहले तो ये धारणा थी यहाँ होगा ही नहीं, उस माइंडसेट को चेंज करना, उसके लिए सिक्योरिटी क्रेडिट बनाना, पब्लिक को अपने साथ लेना, ये सब चीजें करके, और मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने बहुत अच्छा जवाब दिया, और जिसकी वजह से अब पिछले 3-4 साल से इस इलाके में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह सर। का चैलेंज था। और तो अगर मैं सर, यूएन की बात करूं, सर सर तो यूएन के अंदर एक अलग ही बात थी। देखिए, यूएन में क्या होता है, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, और पहले हम जब जाते हैं तो हम इंडियन ये सोचते हैं कि पता नहीं एडवांस कंट्री से है, कनाडा से है, ये आयरलैंड से आया है, ये स्वीडन से आया है, ये फलाने यूरोपियन मुल्क से आया है। अफ्रीकन नेशंस के भी होते हैं, एशियंस के भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर परिस्थिति में हमने देखा कि हम उनके बराबर नहीं, उनसे बेहतर थे, और हर एक कमांडर हमारे को अपने साथ लेना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं लुआंडा में था, कैपिटल में, और वहां पर सर एमनिशन डंप पर अटैक हो गया। और सर फिर क्या हुआ कि जितने भी टॉप ऑफिशियल्स थे वो सब एम्बेसी में चले गए। आप सर मानेंगे नहीं, हमारा कमांडर एक मेजर जनरल था, एक सिविलियन बॉस था, और सडनली ये सिचुएशन हुआ कि मैं एक मेजर और मेरा कर्नल, सब कुछ हमारे ऊपर, क्योंकि हम उस इलाके के इंचार्ज थे, और हमने सारे परिस्थिति को संभाला। और पर इतना मजा आया कि बाद में लोगों ने हमारे को इतनी इज्जत दी, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक चैलेंज को फेस करना और अपनी रैंक को भूलकर परिस्थिति के मुताबिक अपॉर्चुनिटी को लेना। इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जिम्मेवारी को ऐसे काबू करोगे, तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो सोचिए इस बात को, अगर मौका मिले तो अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, आप जिम्मेवारी को लीजिए, तभी आपकी पहचान बनेगी। दूसरा इंसिडेंट डेफिनेटली हुआ, सर। हम हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड सर था, व्हाइट हेलीकॉप्टर था, हमने एक स्कूल में लैंड करना था, और उसके ऊपर फायर आया। हमारे जो 2 पायलट थे रशियन थे। यूएन में तो बड़े सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको इंग्लिश नहीं सर आती थी, वो सिर्फ रशियन बोलते थे और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते थे, 1-2 सेंटेंस टाइप। और मैं था, ऐसी जगह पे कोई जाना भी नहीं चाहता, तो हम 2-3 बंदे वॉलंटियर करके गए थे। मैं था, मेरे साथ एक इजिप्शियन बॉस थे, मेरे कर्नल, और एक रेड क्रॉस वर्कर थे। तीन तीन वहां पर एक जगह जाना था जहाँ की टेररिस्ट ने और इंसर्जेंट ग्रुप ने हमारी वर्क फोर्स को होस्टेज कर रखा था, उनको बाहर निकाल। एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। फिर एक आर्मी का राउंड आया, उसने ग्रेस किया, और बुलेट्स केम थ्रू द विंडशील्ड, वो क्रैक हो गई, पायलट हिट हुआ। मैं उन पायलट के बीच में खड़ा था, मैंने उनको बोला कैपिटल कैपिटल। लकीली पायलट्स ने अफगानिस्तान में फ्लाई किया, तो उनका नर्व था, वो प्रोफेशनल थे, तो हम किसी तरीके से बच गए, हमें एक दूसरा जीवन मिल गया। लेकिन उसके एकदम बाद अब ये था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। हमने पूछा उनको, भैया आपने फायर क्यों किया? उन्होंने कहा हम तो इंसर्जेंट ग्रुप है, सारे लोग हमारे साथ थोड़ी हैं, कोई उनके में ब्रेकअवे फंक्शन है, उसने फायर किया होगा। खैर, जो भी हुआ, तो हमने फिर एक तरकीब लगाई। हमने कहा कि ऐसा करो, आपका जो नंबर 3 है उसको मैं जानता था, उसके साथ मैंने काम किया हुआ था, सर उसने गोवा में भी नौकरी की, उसको थोड़ी सर इंग्लिश भी आती थी, थोड़ी सी हिंदी भी आती थी। मैंने बोला, उसका नाम भी मुझे याद है, बूला मताडी। मैंने कहा बूला सर मताडी हमारे साथ जाएंगे और पायलट के बीच में खड़े होंगे, और मैं उनके पीछे और रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया, वहां कॉकर रेडियो होता था, कि बूला मताडी आ रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के साथ, अब जिसने फायर करना है करो। तो हम फिर गए, समुद्र के ऊपर, फिर हमने लैंड किया, कोई फायरिंग नहीं हुई, हम उन लोगों को निकाल के लाए। तो जहां मुश्किल है वह रास्ते भी। मैं तो हर एक आदमी को कहता हूं, मुश्किलें हैं तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं सर तो राहें हैं, राहें हैं
तो मंजिलें हैं। तो हमें तो मंजिलें ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, तो यूएन सर की एक और बात बताता हूँ। मेरे साथ सर एक और मजेदार इंसिडेंट। मैं एक ऐसे लोकेशन में था शुरू में, जहां पर ना हम सिर्फ 2 मेंबर की टीम थी। मैं था और एक जॉर्डेनियन था। अभी क्या होता था कि मेरे साथ दूसरा, मैं तो टीम कमांडर था, दूसरा मेंबर सर रोटेट हो जाता था, क्योंकि हर 1-2 हफ्ते के बाद वो रोता था कि मैं नहीं रह सकता, क्योंकि हम एक जंगल के बीच थे, चारों तरफ इंसर्जेंट रहते थे, और हमारा जो रहा वो था स्ट्रक्चर बम्बूज वगैरह का बना था, वो भी ना स्टिल्ट्स के ऊपर था, जिसपे कि स्नेक्स वगैरह ना आ सके। स्नेक्स बहुत थे सर उधर। और हमारा वाटर भी वाटर से आता था, मेल भी। उस टाइम इंटरनेट थी नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं सर था, हम तो लॉकडाउन ही थे। तो वहां पर क्या सर हुआ कि जिस दिन हेलीकॉप्टर आया, तो हम वहां से फ्यूल अनलोड करते थे, पानी अनलोड करते थे, सब कुछ करते थे। 2 मेंबर थे, मिलजुल में काम करते थे। सडनली हेलीकॉप्टर चला गया, और मेरा जो जॉर्डनियन टीममेट था अब्दुल्ला, वो मुझे मिले ना। तो मैं ढूंढूं अब्दुल्ला को, वो मिले ना। अब मुझे पैनिक हो गया, तो मैं ढूंढता रहा उसे 1-2 घंटे। तो वहां से रेडियो आया कि अब्दुल्ला हेलीकॉप्टर में छुप के कैपिटल वापस चला गया। वो कहता है मैं साइकोलॉजिकली इतने प्रेशर में हूँ कि यार रह ही नहीं सकता। तो जब वो सामान अनलोड कर रहा था, वो सीट के नीचे घुस गया और उड़ गया वापस। अब अब्दुल्ला चला गया, मेजर अब्दुल्ला, मैं अकेला। हाँ, अभी मेरे पास अगले दिन मैसेज आया मेरे का। वो कहता है कि आपको मैं कोई, मैं हेलीकॉप्टर 7 दिन बाद आता हूँ, अगले हफ्ते। तो उसने कहा मैं हेलीकॉप्टर भेजूं, कोई आपके पास दूसरा टीम मेंबर भेजूं? तो मैंने कहा इंडिया की इज्जत का सवाल है। मैंने कहा नो सर, आई विल मैनेज, यू डोंट वरी। आई ही सेड बट आई नो यू मेजर केजे, you earlier also other member used to rotate, you never asked for rotation, you've been there for last 1.5 month and nobody stayed with you for more than a week or 10 days। रोने लग जाते हैं। मैंने कहा सर अब जो भी है, मैं टीम कमांडर, मैं तो नहीं जा सकता, आई विल स्टे हियर। तो 1 week आई रिमेन्ड अलोन देयर। तो ऐसे लॉकडाउन तो आते रहेंगे हमको। इसके लिए देखिए, व्हेन गोइंग गेट टफ, टफ गेट गोइंग। और मेरे को एक बार फिर रिपीट कर लेने दो, मुश्किलें सर हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं तो राहें हैं, और राहें हैं तो मंजिलें हैं। सर आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ योर ह्यूमर सर। आप जो शब्दों के साथ जो बयां करते हैं ना, वो एक नेक्स्ट लेवल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन ट्विटर, और आप जिस तरीके से कैप्शंस देते हैं वो बहुत मजेदार होते हैं। तो बड़े एंटरटेनिंग भी होते हैं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सर इसी से मेरे को एक चीज, एक और ध्यान आ रहा है, सिंस आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। तो कई चीजें बड़ी अमेज करती है। आपने जब आर्मी ज्वाइन की थी, आपको कौन से ऐसी ट्रेडिशंस थे जो आपको बड़े अच्छे लगे, और थोड़े से आपको बड़े अट्रैक्टिव लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है आर्मी में? जैसे कई ट्रेडिशंस होते हैं कि आप अपने सीनियर ऑफिसर के घर जा सकते हैं, उधर खाने के लिए बोल सकते हैं, एंड दी मैम हैज टू फीड यू एज वेल। आप किचन में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से ट्रेडिशंस थे जो आपको बहुत अच्छे लगे, और कुछ जो आपको बड़े ऑकवर्ड लगे? और सेम देखिए, चीज पहला ट्रांजिशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एनडीए के अंदर क्या हुआ, एक बार हमने हमारे कोर्स में एक किसी कैडेट ने गलती की, एक ने। अब सर उसने जब गलती की, तो हम सबको मालूम था किसने गलती की, पर सर हमने नहीं बताया किसने गलती, और हम सर उसकी 4 महीने तक पनिशमेंट है कि जो एक चीज दिमाग में घुस गई कि अपने बडी को और कॉमरेड को आप लेट डाउन नहीं कर सकते। सर इसी तरीके से आईएमए में हम एक एक्सरसाइज के लिए गए, और आते वक्त गलती से हमारे एक कुलीग का पैर, एक वहां पे गुड़ बन रहा था, तो उसमें चला गया और उसका पैर जल गया। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, उसको वहीं छोड़ दो, रिपोर्ट कर दो, पर हम उसको सर उठा के लाए। कई मील हम उसको लाए, कितना हमने उसको वो किया। तो ये जो कम्राडरी की फीलिंग फौज ने दी, आज भी मेरे पास, अभी जैसे ये चल रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, तो बहुत सारे जेसीओ के फोन आते हैं, केजे साहब आप सर ठीक तो हो, आपकी अब एज हो सर गई है, आपकी हेल्थ सर तो ठीक है। तो ये कि ये सर जो कम्राडरी
एक जो एक सर दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये एक सर बहुत बड़ी एक सीख जो हमको मिली। दूसरी चीज, जैसे आप बता रहे थे कि आपकी एक अफसर से झगड़ा हुआ, उसने आपको सर बहुत डांटा, बहुत उसने सर आपकी खिल्ली उड़ा दी, आपकी बुरा हाल कर दिया, पर आप शाम को उसी के घर पहुंच गए, उसकी वाइफ के साथ बैठ के परोठे खाए, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, उसकी वाइफ के साथ बात कर रहे हो, कह रहे हो मैम आपसे मिलने आए हैं, सर का क्या है, सर तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इस तरह की जो है, अगले दिन उसने फिर हमें लगाना डंडा, वो डंडा तो चलता रहेगा, लेकिन ये चीजें जो है, एक कमराडरी, एक फैमिली की फीलिंग, ये एक आर्मी में। और देखिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं जीरो जनरेशन फौजी हूँ, और मेरा कोई लिंक नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। तो फौज में बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव है, इतना लोग कहते तो है, पर इतना, और देखिए फौज आपको एब्जॉर्ब कर लेती है और सर आपको मौका देती है। सर तो सर, जब जैसे आपने बताया कि आप मैम के पास चले जाते थे, सर के घर चले जाते थे, अपने सीनियर ऑफिसर के घर चले जाते थे, जब आप सीनियर हुए तो आपके जूनियर्स ने आपके साथ कभी ऐसी शरारत की कि रात को 1 बजे आ गए कि मैम हमें तो खाना खाना है, या पार्टीज के बाद आ गए, या ये कभी आपको परेशान किया हो? विवेक, आप कह रहे हैं परेशान, हम रहते थे एक जगह पे, एक हमारी रेजिमेंट में ऑफिसर था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी सर हाइट है 6 फुट 4-5 इंच, और सर उतनी रोटियां खाता था। तो क्या होता था, हमारे घर आता था या किसी के भी घर आता था, तो लेडीज सर के बीच में एक कोड होता था कि उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं, तो किसी सर मेथड से वो कम्युनिकेट करते थे, हम एक लाइन में रहते थे, किसी मेथड से एक्सक्यूज करके आके बताते थे कि आज घर में प्रलय आ गया है। तो फिर लेडी क्या करती थी, पीछे से रोटियां बना के और उसको जाके देके आती थी कि भाई उसको फीड करना है। इस तरह की चीजें तो होती रहती है, और ये एक हमारी वाइफ्स भी टफ हो जाती है, उनको भी इसकी ट्रेनिंग मिल जाती है। सर डेफिनेटली सर। और वैसे ना मैं सर इसको ना एक प्रोएक्टिव सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया था। मैंने क्या सर किया, अपनी हर एक कमांड में मैं एक पार्टी कमांड हाउस यंग ऑफिसर्स के लिए करता था। जैसे जब सर मैं ब्रिगेड कमांडर था, तो मैंने मेजर्स एंड बिलो की पार्टी की। जब मैं आर्मी कमांडर बना, तो मैंने कर्नल्स एंड बिलो की पार्टी की। तो सर उसके लिए लिकर कंपनी से बात करके बेस्ट लिकर, बेस्ट स्नैक्स, एक ऐसी धमाकेदार पार्टी अपनी कमांड के शुरू में ही कर दो, तो लोगों को ये मैसेज चला जाता है कि ये जीओसी यंग लोगों के साथ वो रिलेट करता है। और मैंने एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा है, एक है लॉ ऑफ कॉकटेल्स, कि आप एक पार्टी में जाओ, शुरू में सेंटर में खड़े हो जाओ और होस्ट से मिल लो, और जो वो आपको थोड़ा बहुत मक्खन लगाना चाहते हैं उनसे मिल लो, फिर आप वहां मत रहो, आप घूमना शुरू करो और हर जगह पे जाके लोगों से मिलो, और कोशिश करके वो कोने ढूंढो जहां पर लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, बाहर पे खड़े हैं, अलग खड़े हैं, क्योंकि सच्चाई तो वही है, वहां जाकर डेफिनेटली कोशिश करो उनकी बात सुनने की। तो मैंने हर अपनी कमांड में ऐसा करने की कोशिश की। सर। सो वी हैव अ क्वेश्चन सर फ्रॉम अर्जुन। ही सेज सर, आपके आपकी लाइफ में कभी ऐसे मौके आए हैं जहां पे आपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स की हो, और वो मोमेंट कैसा रहा था? वो आपके उस टाइम पे क्या चल रहा था कि जब आप फंस गए हो एक ऑपरेशन में, बहुत बुरी तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रही है, एक फाइट चल रही है, तो उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है सर? देखिए ऐसा है कि मेरी हैंड टू हैंड टाइप तो कॉम्बैट सिचुएशन नहीं आई, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, सर लेकिन आई हैव सीन, इफ आई एम एक्सक्यूज इन एडवांस, shit flying all around me, an ammunition dump blasted, and debris are flying all around me. International women are crying, hysterical, बुरा हाल। उन सबको कंट्रोल करना, एश्योर they are staying in different parts of that city, to take charge of them, to get them into our camp, to provide them security। तो ये इसी तरीके से जब मैं एक बार एम्बुश हुआ, हम इमीडिएटली उससे निकले थे, हम दोबारा जाना पड़ा, तो एक फीलिंग होती है रेज की। बट मैं तो सभी को ये कहता हूं कि हमारी ट्रेनिंग में ये होना चाहिए
आजकल पूछते हैं हाउस द जोश, पर सर जोश के अलावा होश की बहुत जरूरत। अब आप सर सब लोग इस क्राइसिस से डील कर रहे हो, सर आपको होश का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सर एक बहुत पुरानी सेइंग है कि एकांत में रहकर भी लोगों के साथ जुड़े रहने का एहसास और भीड़ में होके भी एकांत को ढूंढ लेना एक सबसे बड़ी खसूसियत है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सर यहां से लॉकडाउन के बाद निकलेंगे और आप भीड़ में जाएंगे तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर भूल जाना। 2 गज दूरी है एकदम जरूरी, आपने दूर रहना है, मास्क पहनना है, अगर ऐसे एरिया में है ऐसा काम कर रहे हैं तो ग्लव्स भी पहनिए अगर जरूरत है तो, नहीं तो मास्क तो पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो जैसा मैं कह रहा हूं, भीड़ में होते हुए भी अपने लिए एकांत बना लेना, अपने लिए एक सुरक्षा चक्र बना लेना एक बहुत ही जरूरी चीज है। इसका आप जरूर ध्यान रखें। सर सर गौरव की तरफ से एक और क्वेश्चन है। ही सेज कि आपके 2 बेस्ट मेमोरीज फ्रॉम द ऑपरेशंस क्या है, जो आपने जम्मू एंड कश्मीर में किए हैं, जैसे अवाम के साथ आपने कुछ किया हो, या ऑपरेशन के टाइम में अवाम की तरफ से आपकी आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके दिल में बस वो रह गई वो यादें। ये कश्मीर देखिए, के लिए सर। सबसे ज्यादा जो मेमोरी है जिसको मैं भूल नहीं सकता, वो तो दोनों यूनाइटेड नेशन की ही हैं। सर जब मेरे हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक आया और आरपीजी का ग्रेज हुआ, पूरा हेलीकॉप्टर हिला, मैं उसको नहीं भूल सकता क्योंकि मौत मेरे एकदम सामने थी। सर इसी तरीके से जब एमनिशन डंप ब्लास्ट हुआ और डेब्रिज फ्लाई हो रही थी, एकदम मेरे सामने था। इसी तरीके से जब मैं खुदन थाबी में सीओ के ऊपर एम्बुश हुआ था, हम एकदम निकले थे और उसके बाद एम्बुश हुआ और हम वापस गए, उस चीज को मैं नहीं भूल सकता। जहां तक लोगों का प्यार का सवाल है, वो तो इतना मिला है, मैं आपको बता रहा हूं। और लोग बहुत अच्छे होते हैं, पब्लिक। देखिए, नागालैंड जिसके बारे में लोग कितना कहते हैं, मुझे वहां इतनी लोगों की सपोर्ट मिली। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक गांव में गया था, उन्होंने हमारे को एक लंच दिया। अब में तो वो लोग कुत्ते भी खाते हैं, डॉग मीट भी खाते हैं। एक लेडी बेचारी जो एल्डर लेडी थी, उसने आके मुझे गाइड सर किया, ये मत खाना, ये ऐसे है, ये इंसेक्ट्स हैं, आप ये चिकन है ये ले लो, ये सब्जियां हैं ये ले लो। और जब हम चलने लगे तो मैंने उसको बोला कि मैडम, हमारा आर्मी का एक ड्रिल होता है KPK, खाए पिए खिसके। हम ऐसा करते हैं कि फिर निकल लेते हैं खा पी के। उसने कहा ये कुछ नया नहीं है, हम नागा लोगों में होते हैं आए से, खाए से, जाए से, ये हमारी भाषा में। तो कल्चर सब एक जैसे हैं, लोग एक जैसे हैं, उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। और हमारा काम है कि हम टेररिस्ट जो है उनको अलग कर और पब्लिक के साथ फिर भी अच्छे रिलेशन रखें। अवाम अवामी है और जो आतंकवादी है उसको सर्जिकली रिमूव करना, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। सर सर वन मोर थिंग, ये बड़ा, आई गॉट दिस क्वेश्चन दिस मॉर्निंग। ही इज अ सर्विंग पैरा ऑफिसर, सो ही आस्क कि जैसे पैरा ऑफिसर्स, आप आर्मी कमांडर रहे हैं वेस्टर्न कमांड के, सो पैरा कमांडोज आपके अंडर सर्व कर चुके होंगे, काफी सारे कर चुके होंगे। सो कितना कितना कई कोई कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जब आपको लगा हो कि काफी परेशान किया है इन्होंने आपको, या काफी शरारत भी करते हैं पैरा कमांडोज परेशान क्योंकि परेशान उनको। नहीं, पैरा कमांडोज बहुत बहुत नाप किस्म के लोग हैं, ये इतने बढ़िया लोग हैं कि इनको तो सलामी देने का मन करता है। देखिए, मेरी सर सबसे पहली याद जाती है कि जब मैं एक ऑपरेशन हम कर रहे थे और वहां पर हमारे साथ एक पैरा कमांडो था सर और उसने एक ऐसी रिस्क ली जो कि आम तौर पे कोई नहीं लेना चाहता, और उसने अपना सर बलिदान कर दिया, तो मेरे सर कहने के बावजूद। इसी तरीके से जब पठानकोट इंसिडेंट हुआ, तो सर एक अफसर अभी भी मेरे को याद है, मेजर अटवाल थे, वो बार सर बार मुझे कह रहे थे कि मुझे भेज दो, NSG से मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। लेकिन हमारी जिम्मेवारी होती है, इसीलिए कई बार जब मुझे लोग पूछते थे कि इस ऑपरेशन में टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो जाता, तो मैं उनको हमेशा कहता था
कि टाइम का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। देखिए, जब मैं पहले इंसिडेंट का एग्जांपल दे रहा था, हमने 4 आतंकवादियों में से 3 मार गिराए थे और चौथा छुपा हुआ था। हमें पता सर था या तो वो घायल हो गया है या छुपा है, और वहां पर डीसीबी के बंकर थे। वो पूरी रात, या तो उसने कोई अफीम ली थी, कोई ड्रग ली थी, वो पूरी रात वहां पर छुपा रहा, उसने कुछ नहीं किया। और सुबह होते ही उसने हमारे कमांडो को गोली मार दी। फिर हमने उसको लपेट लिया, पर सर उसको न्यूट्रलाइज किया हमने। पर आतंकवादियों के साथ जूझने में, जैसे सोशल मीडिया पे लोग करते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रेशर मत डालें, टाइम की कोई बंदिश मत रखें कि पठानकोट में 2 दिन और क्यों लग गए। अरे लगने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों ने करना है उनको मौका दो। और हमारे जैसे सीनियर कमांडर, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं, मैंने नहीं, तू नहीं जाएगा, तेरा काम नहीं है, रोल नहीं है तेरा, अभी जब होगा मैं रिलीज करूंगा तू। तो ये सर बड़े अच्छे, ये बड़े तगड़े, बहुत कौम है, लेकिन इसको हम रिस्क भी बचा के रखना है। ये नहीं है कि अननेसेसरी सर उनको टेरन बॉर्डर की तरह यूज नहीं करना है। अभी भी मेरे सर मन में बहुत बुरा लगता है मेरे को कि हमारे साथ एक अफसर थे कल निरंजन, पठानकोट में वो आईडी एक्सपर्ट थे और उनकी जान चली गई। सर तो ऐसी चीजें कर होती हैं जब, तो बहुत ही दिल को झकझोर जाती है, और वो चीजें आसानी से भूली नहीं जाती। ये कोई स्विच नहीं है लाइट का, ऑन किया और ऑफ कर दिया। ऐसी एक चीज हो जाती है, आपकी जिंदगी के ऊपर वो एक छाप छोड़ जाती है। मैं हर साल बिल्कुल सर उन लोगों को याद करता हूँ, मेरे को याद आ ही जाते हैं। तो मैं तो उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मेरी उनसे हमेशा ये गुजारिश रहती है, जितना हो सके आप सर्जिकली इसको करो, प्रोटेक्शन से करो, टाइम की चिंता मत करो, सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। मैं ट्विटर पे लोगों को आज भी मैंने बोला कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ राजभर का, और आपने कमेंट करना शुरू कर दिया। अरे उसका एनालिसिस तो हो जाने दो, उसमें जो सबक सीखना है वो सीख लेंगे। अभी से हम, जिन्होंने ना ट्रेन देखी ना हालात देखे, उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दें, ये तो उचित नहीं है। सर अभी तो टाइम है फैमिली के साथ संवेदना करने का, उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने का। और भरोसा रखिए, फौज के अंदर इतनी सिस्टम, एपरेटस, मैकेनिज्म्स हैं, हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते। हर एक इंसिडेंट को एनालाइज करते हैं, लेसन लर्न करते हैं। और देखिए, गलतियां तो होंगी, लेकिन जैसे सर हम हमेशा कहते हैं, हर बार नई गलती हो सकती है, पुरानी गलती मत दोहराओ, पुरानी गलती से सीखो। डेफिनेटली सर डेफिनेटली सर सर हमने काफी इवेंट्स में आपको देखा है ये कहते हुए कि अ, अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, अब लड़ाई हमारे घर के बाहर तक पहुंच गई है। और ये आपने कंसिस्टेंटली 3-4 इवेंट्स में बहुत रेगुलरली इस चीज पे बहुत जोर दिया है। और जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस हमारे घर तक पहुंच गया है, तो आपको लगता है कि ये कोरोना वायरस इट्स अ बायोमेडिकल वॉर और समथिंग लाइक दैट, या किस तरीके की सिचुएशन है चाइना की तरफ से? देखिए विवेक, ये कहना अभी तो पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा कि एक्चुअली सर ये किसी लैब से निकला या वेट मार्केट से निकला। सर डिफरेंट फीलिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस आ रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इसकी एक रिसर्च चल रही थी। तो ऐसी सर रिसर्च को टेररिस्ट भी यूज कर सकते हैं, आर्मीज भी यूज कर सकती हैं, आर्म फोर्सेस भी यूज कर सकती हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन तो एक थ्रेट है जो कि दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हमको सर सोचना पड़ेगा। देखिए, पहले हम कभी, जब मैं नेशनल सिक्योरिटी पे लेक्चर लेता रहा, आईआईएम में गया जब मैं, तो मैंने एक बुलेट पॉइंट दिखाया, पेंडेमिक। उन्होंने माना ही नहीं, ये पिछले साल की बात है। इस साल मैं लवली सर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गया 15 मार्च को, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो ही मैंने पेंडेमिक का बुलेट पॉइंट दिखाया, सब बोल पड़े वुहान वायरस, सबको समझ आ गया। तो आग में हाथ जलाए बिना अगर हम उसका टेम्परेचर समझ लें तो जरूरी बात है। ये थ्रेट तो है, डेफिनेटली और टेररिज्म की थ्रेट तो हमारे घर तक आ ही चुकी है।
कोई टेररिस्ट भी इसको सर यूज कर सकता है। पहले मेट्रो के अंदर सर जापान में ऐसा किया भी गया एक बार। तो इसलिए हमारे हर सिटीजन को नागरिक योद्धा बनना पड़ेगा, जागरूक हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, उसको अवेयर होना पड़ेगा। और देखिए, जो ये जो पेंडेमिक है, इसमें जो सबसे अच्छा रिस्पांस है वो उन सोसाइटीज में हुआ है लोग जहां पर लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, जहां पर सोशल कैपिटल हाई है। केरला एक ऐसा स्टेट है, वहां पर उन्होंने फ्लड्स में भी अच्छा रिएक्शन किया, अब भी बहुत अच्छा सर रिस्पांस चल रहा है। तो जिस तरह की हम कहते हैं कि लोग लॉकडाउन को वॉयलेट करते हैं, पुलिस से आर्ग्यू करते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल से जब वो सैंपल लेने आते हैं लड़ने लगते हैं, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। हमको अपने को एजुकेट करना चाहिए और इस लड़ाई में सबको जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ना चाहिए होश के साथ। ये नहीं कि सारे रोड पे निकल पड़ो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसी आदमी ने जाना है, जैसे विवेक ने जाना था, पुलिस ने इसको स्क्रीन किया, ऐसे नहीं जाने दिया। सर हर एक आदमी चल दे, उन्होंने भी तो फैलाया है, ऐसा भी तो हुआ है, सर लंगर जो बांट रहे थे उन्होंने भी फैलाया है। तो हर एक आदमी तो कर भी बिल्कुल नहीं सर सकता। और मेरी उम्र के लोग को जाना भी नहीं चाहिए, यंग लोगों को करना बिल, चाहिए। तो इसीलिए हम गाइड कर सकते हैं, हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। पर मैं युवा लोगों से, यूथ से ये जरूर मैसेज दूंगा कि आप सब जोश दिखाइए, उसके साथ होश मिलाइए और सब बिल्कुल सिटीजन सर वॉरियर, जागरूक हिंदुस्तानी, नागरिक योद्धा बनकर रहिए। बिल्कुल सर। सर आप देखिए, हमें पिछले एक और 5 चीज भी साल है। सर विवेक, एक चीज मैं कहना चाहता था, आप अगर बॉर्डर का सिचुएशन देखो तो वहां सीमा पर खड़ा हुआ जवान अकेला है, ना उसका मोबाइल ठीक से काम कर रहा है, उसका राशन ठीक से नहीं आता, वहां पे क्लाइमेट खराब है, वेदर खराब हो जाता है, ऊपर से गोलाबारी हो रही है, बुलेट्स चल रही हैं। तो ऐसे हालात में उस आदमी को एक ही चीज हौसला देती है, वो ये है कि मेरा देश मेरे साथ है। और एक बिल्कुल सर तरीका जो अपने देश की सॉलिडेरिटी दिखाने का है कि हर एक यूथ अपना काम अच्छी तरह करे, जस्ट बी ए गुड सिटीजन, जस्ट बी ए गुड नागरिक, अपना काम अच्छी तरह करो, कंट्रीब्यूट करो। मैं सच्ची कह रहा हूं, ये मैसेज अपने जवान तक भी पहुंचेगी और पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। पाकिस्तान को बिल्कुल डर सर लगने लग जाएगा कि यार हिंदुस्तान में तो हर एक आदमी अपना काम बढ़िया करता है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। देखिए पाकिस्तान की किताबों में क्या लिखा हुआ है कि उनका एक गाजी हमारे 6-7 लोगों को मार सकता है। ये नैरेटिव चेंज होना है, और कैसे होना है, हमने करना है। अगर हम सब नागरिक योद्धा होंगे तो ये नैरेटिव चेंज होगा, उनको समझ आएगा कि इंडियंस के साथ पंगा नहीं ले सकते। वो कुछ तो समझ ही कि टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजों में हम उनसे बहुत आगे निकल गए। तो ये भी हमको बदलना होगा कि हमारा सोशल कैपिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई ऑर्डर का है, ये हमको दिखाना होगा। बिल्कुल सर। तो सर आप हमें पिछले 5 साल से सर मेंटोर कर रहे हैं एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब आप रिटायर हुए थे वेस्टर्न कमांड से। सो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में महाराजा रंजीत सिंह चेयर पे आए थे एज एन ऑनरेबल लेक्चरर, और आपने उधर भी अपनी सर्विसेज दी थी सर। तो सर इन 5 साल की जो जर्नी है उसको आप किस तरीके से वैल्यूएट करते हैं सर, हमारे कैंपेन्स और कई बारी आपने हमें डांटा भी है जहाँ पे हम गलत हुए हैं, कई बारी आपने हमें शाबाशी भी दी है और हमारी मिस्टेक्स को सुधारा भी है। जैसे अभी रिसेंटली मुंबई का हमने जो राइड किया था, तो हमारे पास कुछ ज्यादा परमिशंस नहीं थे, बट हम लोग जब यहाँ से निकले तो रास्ते पे ही आपने सारी अरेंजमेंट्स हमारे लिए करवा दी थी। तो आप इस पूरी जर्नी को सर किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं सर? देखिए विवेक, फ्यू थिंग्स इन लाइफ विच यू कांट डू, जो आप सर मिस कर जाते हैं वो आप सर दूसरे के थ्रू जीने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो यूथ ब्रिगेड है, उसको देखकर सर ऐसा लगता है कि जब मैं काश जवान होता तो मैं भी ये काम इसी तरीके से करता। और आप सर लोगों के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग ना ऑडेशियस हो, पंगा सर मास्टर हो, पंगे ले लेते हो कि दिल्ली में जाके ब्लड कनेक्ट कैंप करो। मेरी उम्र पे आदमी सोचता है ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, मुंबई जाएंगे। तो पहला रिएक्शन तो यही होता है कि यार ये हो भी सकता है, ये किया भी जाता है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, पर आप कर देते हैं।
मैं तो आप लोगों को देखकर लगता है कि बल्ले बल्ले यार, तुम लोग बहुत ऑडेशियस हो, बहुत नहीं नहीं चैलेंज लेते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, और आपके सर। एक्शन देखिए, आपने कितने ब्लड कनेक्ट कैंप किए। हम सीखते हैं, सर, पहले हम ब्लड डोनेशन कहते थे, फिर हमने ब्लड कनेक्ट का नाम लिया। बिल्कुल सर, आपने आप ही ने कितना दिया था सर नाम। attention किया, आप जबलपुर गए, आप बॉम्बे सर, तक गए, आपने कितने राइड्स किए हैं, कितनी स्ट्रांग राइडिंग कम्युनिटी आपके साथ जुड़ी है। तो सर, आप लोग तो इंडिया का फ्यूचर हो। आप लोग तो सर, वो कर रहे हो जो हम नहीं कर सके, और हमें लगता है कि हमारा ड्रीम आपके थ्रू पल रहा है। तो मैं तो सर, आपको सैल्यूट भी कर सकता हूँ। मैं तो आपको नहीं, यही कह सकता हूँ कि बस जोश के साथ होश को मिला के रखो, अपनी एक्टिविटीज जो करते हो प्रिकॉशंस लो, बचोगे तो सर, बचाओगे। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बार सर। बार कहता हूँ। और आप एक अलग किस्म के लोग हो, आप पैरा कमांडो ही हो एक तरह से, क्योंकि ऐसे पंगे ले लेते हो फिर कर देते हो। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, और लोगों को यही कहता हूँ कि यार, इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, यंग लड़कों की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का पंगा लेती है, और फिर उस पंगे को पूरा भी कर देती है। तो वेल नहीं डन, नहीं सर, ये पंगा थोड़ा चंगा। नहीं सर, पंगे लेने की हौसला भी इसलिए आता है क्योंकि पता है कि पीछे हमारे पास आप जैसे मेंटोर्स हैं, और हमारे पास लॉजिस्टिक्स वगैरह सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो ये सर एक थोड़ा सा ना दिल को थोड़ी तसल्ली रहती है कि हमें हमारे पास आप जैसे मेंटोर्स हैं। जैसे दिल्ली वाला भी था पंगा, लास्ट में परमिशन नहीं मिल रही थी, बट आपने सारा कुछ स्मूथ कर दिया था हमारे लिए। तो तभी सर थोड़े हौसले हमारे बुलंद रहते हैं। बट सर एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको याद है तो जब मैं पीयू में आया था आपसे मिलने, मैं एक्चुअली पूरा इंसिडेंट बताता हूँ सर। जब आप रिटायर हुए थे एज अ वेस्टर्न आर्मी कमांडर, so one of my friend came up to me and said कि यार जनरल केजे हैज रिटायर्ड एंड यू शुड गो एंड मीट हिम। तो मैंने आपको ट्विटर पे ट्वीट किया था, आपने मुझे अपनी ईमेल आईडी दी थी, मैंने आपको ईमेल किया, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर सकूं। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार मेरे से ना बात नहीं होगी, तू एक बारी बात करके ना टाइम ले देगा तो मैं जाके मिलाऊंगा। बट जब मैं आपसे मिला तो भी मेरे मन में थोड़ी सी घबराहट थी कि मतलब मैं कैसे बात करूंगा। तो जब मैंने आपको आइडिया बताया, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया था सर, कि हम इतना इतना 5 साल तक स्ट्रेच कर पाएंगे? नहीं, मेरे को सच्ची में बहुत था, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, पर मैंने कहा सर, चलो कोशिश करके देखते हैं। मुझे बहुत शक था, सर, और इतनी रेंज ऑफ एक्टिविटीज हो जाएगी तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैन, मैं बहुत आशावादी हूँ। पर आपका जो रेंज था उस टाइम पर मुझे नहीं लगा कि इतना आसान होगा। पर जैसे पहले भी मैंने बोला है कि मुश्किलें हैं तो राहें हैं, हौसले हैं, मंजिल आपने वो संभव किया। और जहां तक आप हमारी मेंटरशिप की बात करते हो, तो फौज में होते हैं, काम करें फौजें, नाम हो सरदारों का। तो हम तो वैसे भी सरदार हैं, तो आप लोग हमारी हल्लाशेरी कर देते हो, पर काम तो आप ही लोग करते हो। तो आपके काम को सलाम। नहीं नहीं सर। सर जैसे हम लोगों ने, आपने हमेशा जागरूक नागरिक का कंसेप्ट के ऊपर बात की है, आपने हमेशा जागरूक नागरिक के कंसेप्ट के ऊपर बात की है, और आप एक नए कैंपेन के ऊपर काम कर रहे थे जो था सीमा खोज। आप थोड़ा सा सर सीमा खोज के बारे में हमें बताएंगे कि क्या वो कैंपेन है, क्या आप उसमें एग्जैक्टली कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताया ना, मैं IIM और दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ लेक्चर करने। तो वहां मैं सर, लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, और आप लोग भी जो सामने बैठे सुन रहे हैं, ऑनेस्टली आंसर करने की कोशिश करना अपने आप ही मन में, कि इंडिया की जो सीमाएं हैं वो सबसे लंबी सीमाएं किस देश के साथ है। तो सर, सवाल जब मैं पूछता था तो जवाब आता था पाकिस्तान, चाइना, कोई नहीं बताता था बांग्लादेश, पर एक्चुअली तो बांग्लादेश है। सर, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारी सीमाएं किस तरीके से हैं। तो पंजाब में कहा जाता है कि जो जर, जन और जमीन, मतलब इज्जत, स्पाउस, पहले तो जोरू कहते थे, आजकल जन कहते हैं, और जो आपकी जमीन है वो उसी की है जो उस पर हक दिखाता है, जो उसके बारे बिल्कुल, में जानता है, जो उसमें मिल्कियत रखता है।
तो अगर हम अपने बॉर्डर एरियाज को जानेंगे ही नहीं, उनसे कांटेक्ट ही नहीं रखेंगे, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप देखोगे एटम की आउटर ऑर्बिट में जो पार्टिकल घूमते हैं उनके ऊपर बहुत सारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं जो उनको कंट्री से सर अलग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैं आर्मी कमांडर था तो हिमाचल के गांव की एक विलेज चीफ ने मुझे लिखा, कहता है सर मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं कि मेरे गांव का ये ब्रिज बन जाए, कोई सिविल एडम कुछ नहीं करता। तो अगर आप परमिट करो, आप आए थे, आपने हमसे बात की थी, आप उधर आए थे रामपुर, समडो और इस इलाके में पू में, तो आपने हमसे बातचीत की थी, मिले थे हम लोगों से, तो अगर आप परमिट करो तो मैं चाइना को बोल देता हूँ, वो बना देंगे ब्रिज। तो इस तरह की फीलिंग आती है हमारे लोगों के मन में। और चाइना अपने बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट कर रहा है, हमसे बहुत बेहतर कर रहा है। तो हमको इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को एड्रेस करना पड़ेगा, हमको बिल्कुल बॉर्डर सर। के लोगों से कांटेक्ट रखना पड़ेगा। जो भी फेसबुक पे जो स्पेक्टेटर्स हैं सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, कोशिश करके बॉर्डर्स के बारे में सीखो, कभी मौका मिले तो बॉर्डर्स को विजिट करो। अब तो फॉरेन जाना जी मुश्किल हो जाएगा, अपनी कंट्री में देखो, आप देखो आज अगर आप ग्रीन जोन देखो जहां कोरोना फैला ही नहीं है, तो कौन से एरिया है वो? नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम। तो अगली बार जी कोशिश करके नाथुला जाओ और उन एरिया, अरुणाचल जाओ, उन एरियाज के लोगों की इकोनॉमी को बूस्ट दो, उनके साथ जुड़ो, उनको हो सके उनके बच्चों को अपने स्कूल्स में बुलाओ, अपनी इंस्टीट्यूशन में बुलाओ। बिकॉज बॉर्डर एरियाज के लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि वो इंडिया के जी सर। पार्ट है, इंडिया उनको चाहता है अपने साथ रखना। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, मुश्किलें हैं, तो हौसले हैं, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्सेस भी बना सकते हैं जो कि उनको जोड़ के रखें, वो हमने बनाने हैं। हमारा सीमा खोज में मकसद यही है। तो हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, प्रो बोनो, बिना किसी चार्जेस के लोगों को बॉर्डर्स के बारे में बताते हैं, फिर उनको मौका देते हैं कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है 10 रुपए, एक पब्लिक स्कूल है वहां 50 से 100 रुपए, कॉलेज में से अबाउट 50 रुपीज और सो, इतने पैसे की कोई चीज कंट्रीब्यूट करें, कोई जी कॉपी, कोई पेंसिल बॉक्स, मिलके कोई लंच बॉक्स खरीद लें, स्कूल बैग्स खरीद लें, वो हम किसी जरिए से वहां भेजते हैं, पैसे हम लेते नहीं, उससे जी आपको देने की भाव होती है, किसी किस्म का जुड़ाव जी भी होता है। तो अगर आप बिल्कुल। इससे तो विवेक के थ्रू कांटेक्ट करिए, आपको हम उनसे जोड़ देंगे। आप चाहेंगे तो हम जी सर। आके आपके स्कूल में, कॉलेज में ये लेक्चर ले सकते हैं और आपको इस एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। और अभी तो जी सर। वेबिनार है, तो अभी तो आने की भी जरूरत नहीं बिल्कुल। है, हम जूम के ऊपर भी कर सकते हैं काम। बिल्कुल सर। सर एक चीज और मेरे को अभी जो सीमा खोज के आपके आइडिया से एक ख्याल आया था। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि क्यों ना हम एक बाइकिंग एक्सपीडिशन करते हैं सीमा खोज पे, बॉर्डर टू बॉर्डर, एंड लोगों को लाइव इंटरनेट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू अवगत कराएं कि किस तरीके का हमारे बॉर्डर की क्या डेवलपमेंट हो रखी है और किस तरीके का कल्चर है हमारे बॉर्डर टू बॉर्डर एरियाज में, और किस तरीके से डाइवर्स कल्चर है। तो कैसा ख्याल है सर? विवेक, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ये बहुत बढ़िया है। तो इसके बैठ के इसके ऊपर वर्क करेंगे और जरूर इसको करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है, ये आइडिया है जो कि बहुत डुएबल आइडिया है, तो हम इसको कर सकते सर हैं। सर डन सर, आपकी लीडरशिप के अंडर सर हम लोगों की टीम पूरी तैयार है। आप जब बोलेंगे हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, पोस्ट कोरोना ऑफ कोर्स। हाँ, और एक चीज और है विवेक, देखो तुम्हारे में ये काबिलियत है, जनरल से भी काम करा लेते हो, तो तुम मेरे को ये आइडिया दिया है, बैठ के इसको बनाएंगे और जरूर इसको आगे लेके जाएंगे, करेंगे इसे हम। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर, टू कंक्लूड दिस इंटायर सेशन सर, ये 1 घंटे का सेशन था हमारा। टू कंक्लूड, आपका क्या मैसेज है सर यूथ के लिए, कंट्री के लिए, इस क्वारंटाइन के पीरियड में, इस क्वारंटाइन से पहले, इसके बाद क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए विवेक, पहली चीज तो है कि इस क्राइसिस ने हमको एक लेसन सिखाया है बिल्कुल कि सर। जो पब्लिक हेल्थ है वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। हमको सर। पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी,
और इस कॉन्टिजेंसीज के लिए प्लान करना पड़ेगा। दूसरी बिल्कुल चीज है कि देखिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, तो जो मैसेज आता है वो ये आता है, ओनली इन लाइफ इज चेंज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज। हमारी लाइफ बदल चुकी है। आज के बाद हमको अपनी कोर वैल्यूज को डिफाइन कर लेना चाहिए। मेरे व्यू में कोर वैल्यूज है लीडरशिप, फिटनेस। फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप फिट है तो कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। हम फिट, हम बिल्कुल रेडी, सर। नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो आपको फिजिकल फिटनेस, अपनी इम्यूनिटी फिटनेस, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करिए योगाज के साथ। अपना जो कई तरह की चीजें बताई गई हैं उसका इस्तेमाल करिए, डिस्टेंसिंग रखिए, अपनी इमोशनल फिटनेस रखिए। मैंने कहा ना कि एकांत में रहकर जुड़े रहने का एहसास, और जुड़कर भी अपने लिए एक सुरक्षा चक्र बना लेना बहुत जरूरी है। और हमारे में जोश है, लेकिन होश को कंबाइन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल आज हम टेक्नोलॉजी के से जुड़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल एक सर। दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और एक लास्ट मैसेज जो जा रही है वो ये है कि हमको अपने लोकल इकोसिस्टम बनाने पड़ेंगे, हमको स्वदेशी बनना पड़ेगा, अपनी बिल्कुल सर। डिपेंडेंसी फॉरेन चीजों पे कम करनी पड़ेगी। हमको अपने ही, देखिए जहां पर ये कोरोना नहीं फैला है वो ऐसी इकोनॉमीज है, इंडिया के जो लगभग 300-400 जिले हैं, उनमें क्या है कि आप उनको अंडर डेवलप मानते हैं, मेट्रोज में फैल गया है, जहां पर लोग अपने लोकल इकोसिस्टम पे चलते हैं। तो हमको भी लोकल इकोसिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे जो माइग्रेंट है, जब अगली बार, अभी तो वो वापस जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से फिर आएंगे, जब आते हैं तो उनके लिए हमको केटर करना पड़ेगा। क्योंकि हम कहीं भी, एक्चुअली तो हम इंडस्ट्री को रिलोकेट करें, मेट्रो से निकालें, ऐसी जगह पे रखें जहां पर कि वहीं के लोग हों, ताकि इस तरह के चैलेंजेस ना आए। और इस तरह का जो बिल्कुल सर। हमने सिटीज के अंदर जमावड़ा कर लिया है, धारावी और इस तरह का, जहां पर की बीमारी बिल्कुल सर। फैलती जाती है, इससे हमको बचना पड़ेगा। तो मेरा आखिरी संदेश आपको यही है कि अच्छे नागरिक योद्धा बनो, जागरूक हिंदुस्तानी रहो, जोश रखो लेकिन होश को कंबाइन करो, टेक्नोलॉजी को मास्टर करो, और अपनी फिटनेस को तगड़ा रखो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। बस लास्ट में मेरा एक ही सवाल रहेगा सर, जैसे मैं सबसे पूछता हूँ कि आप अपने क्वारंटाइन को कैसे जी रहे हैं सर। जैसे आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आई नो आप गार्डनिंग के बड़े शौकीन हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, एंड आप थोड़ा सा हमें जेलस भी फील करा देते हैं अपनी मॉर्निंग पिक्चर्स के साथ ट्विटर पे। तो सर आप किस तरीके की क्या सीरीज आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, क्या चीजें देख के आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा देखिए आप बताइए जाने से पहले। विवेक ऐसा है, मैं बहुत सारी वेबिनार अटेंड करता हूँ। आज मेरी सर 3 वेबिनार है। एक सर एक मैंने आज जोश टॉक दिया, एक मेरी सर वेबिनार जीसीटीसी के साथ हुई, एक आपके साथ, और सर उसके बाद एक अरुणाचल के स्टूडेंट के साथ है। सर तो टेक्नोलॉजी हमको ये मौका दे रही है। दूसरा क्या है, मैं सर फिटनेस के ऊपर बहुत फोकस्ड हूँ। तो मैं अपने घर में ही, सर मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं एक वॉक करता था एक साइड से, और मैं रिटर्न भी नहीं करता था उस रूट पे, मैं एक पूरा रूट करता था 6-7 किलोमीटर का। मेरे को बहुत सर बुरा लगता था अगर मुझे रिटर्न करना पड़ता था उसी पे, और मैं ऐसा रूट चुनता था कि मेरे को रिटर्न ना करना पड़े। अब मैं अपने सर गार्डन में हर 2 मिनट के बाद रिटर्न लेग करता हूँ, लेकिन अपने 10,000 कदम पूरे, अपना चैलेंज पूरा बिल्कुल करता हूँ। तो हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा, डाइट को कंट्रोल रखना होगा, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। देखिए मैं कुछ लिखता भी हूँ, आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, एक कॉलम लिखता हूँ सर टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, सर ट्रिब्यून के लिए भी लिखता हूँ, तो उसमें भी सर एंगेज रहता हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि हमको ना हर रोज एक रूटीन बनानी चाहिए, उसको फॉलो सर करना चाहिए, हर रोज उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्टली पहले 3-4 दिन मुझे खुंदक सी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने उसको डस्ट ऑफ कर दिया, मैंने कहा कुछ नहीं। और आज मैं इतना एंगेज फील कर रहा हूं। तो ये तो अपना एक हमको करना पड़ेगा। अगर हम एजिलिटी नहीं दिखाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, सर। तो फिर हम कैसे कोप करेंगे।
डेफिनेटली सर, तो डेफिनेटली। आप तो लॉकडाउन सर, में हौसला रखिए और एंगेज रहिए। सर बिल्कुल। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड मेरे ख्याल से आज हमने बहुत कुछ नया सीखा है। एंड पोस्ट कोरोना के लिए हमारे पास एक और इवेंट तैयार हो गया है, सीमा कोच, एंड वी विल बी ऑक्यूपाइड एज वेल। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिला है। एंड इफ somebody wants to ask new questions, तो आई एम स्टिल ह्यूमन से पूछ सकते हैं, नहीं तो केजे सर ट्विटर पे भी है, यू कैन एंगेज विद केजे सर ऑन ट्विटर। सर आप एक बार ही अपने ट्विटर हैंडल का अगर यूजर नेम अगर एट द बता रेट सके तो। एट द रेट KJ spelled KAYJAY 34350. I'll repeat, at the rate K for King, A for Apple, Y for Yankee, J for Jug, A for Apple, Y for Yankee, KJ 34350. 34350 was my IC number, my number of commission. So that's it. सर, अगर आप मेरा so टेलीफोन नंबर anybody, देखो, लास्ट चीज मेरा टेलीफोन नंबर है 087339463। क्यों है ये? 63 द रेजिमेंट आई कमांडेड, 33 डिवीजन एंड कोर आई कमांडेड, एंड 94 इज द ब्रिगेड आई कमांड। आई वाज कर्नल ऑफ 87 आर्मर्ड रेजिमेंट। तो ये सब नंबर हमारे साथ जुड़े हैं, इनको हम छोड़ते नहीं है। आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, so anybody can now ask केजे सर any question। अगर आपको कोई लर्निंग्स चाहिए, आपको कोई टिप्स चाहिए, आपको आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जनरल लाइफ के रिगार्डिंग कुछ केजे सर से सीखना है, सो मैंने पर्सनली काफी कुछ सीखा है सर से। इवन कई बारी आप केजे सर से उनको देखोगे, जब वो बात करते हैं, जब वो बैठे होते हैं या किसी चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तब भी आप उनसे काफी कुछ सीख सकते हो, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके। सो यू हैव अ मेंटोर नाउ विद यू। अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी नाउ, एंड क्वारंटाइन इज द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। सो थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर, एंड वी विल सी यू अगेन। थैंक यू विवेक। आई सैल्यूट यू एंड सैल्यूट ऑल योर स्पेक्टेटर्स। जोश रखें, जुड़े थैंक रहें। यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर, जय हिंद, जय जय हिंद। थैंक यू।